एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हियर वी आर विद अनदर सेट ऑफ योर एमसीक्यूज। आज हम आपके साथ टॉप जर्नल एंट्रीज के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी ये आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, इसी टाइप से आपको भी प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की। मोर एंड मोर एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। और कोई भी डाउट हो, अगर आपको मेंटरशिप चाहिए है रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, you can contact me on the number mentioned on the screen 7006864055। अगर आपको हमारे ग्रुप में एनरोल होना है, हमने JKSSB FAA का बैच लॉन्च किया हुआ है। वेरी 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 नॉमिनल फीस, बहुत ही चीपर रेट पे ये बैच स्टार्ट किया है। जिसको भी एनरोल होना है जल्दी से एनरोल हो जाओ, ठीक है। लिमिटेड ही सीट्स हैं, तो यू विल नॉट फील कि आपके पैसे वेस्ट हुए हैं। बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही नॉमिनल सी फीस है। जिसको भी एनरोल होना है वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। साथ ही में हमने फीमेल सुपरवाइजर के लिए भी बैच लॉन्च करने की हम सोच रहे हैं। जो भी सुपरवाइजर का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, हमसे कोचिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, वो एनरोल हो सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में कोचिंग प्रोवाइड करी जाएगी। जम्मू से जो भी हैं बेसिकली वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने एनरोल कर लिया है। फीमेल सुपरवाइजर के बैच हम रन करने जा रहे हैं। जो भी इंटरेस्टेड है बच्चा, वो एनरोल हो सकता है। एक्सट्रीमली नॉमिनल फीस है, कहीं भी इससे कम में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड गेट टू नो अबाउट द अदर डिटेल्स, ठीक है। साथ ही में जिसको भी कांस्टेबल के फॉर्म्स भरने हैं, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल के जो भी फॉर्म्स भरना चाहता है या जिसने भी फॉर्म्स भरे हैं उसको बैच में ज्वाइन होना है, तो वो भी हमारे साथ एनरोल हो सकता है। उसके लिए भी हमने स्पेसिफिक कोचिंग स्टार्ट करने की हम सोच रहे हैं। हम उसके लिए भी आपको ट्रेन करेंगे, मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि बेस्ट एजुकेशनल कंटेंट हम आपको दे पाएं, जिससे आपका एग्जामिनेशन 100% क्लियर हो ही हो, ठीक है। तो जिसको भी फीमेल सुपरवाइजर के बैच में एनरोल होना है, कांस्टेबल के बैच में एनरोल होना है, वो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है जो आपकी स्क्रीन पे मेंशन हो रहा है। साथ ही में जिसको भी JKSSB के बैच में एनरोल होना है, वो तो बहुत ही एक्सट्रीमली नॉमिनल फीस है। आपको सारे PDF, सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा एट वन प्लेस, ठीक है। फुल कंटेंट मिलेगा, MCQs मिलेंगे, मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, करंट अफेयर्स मिलेंगे। तो जल्दी से एनरोल हो जाओ। आई वांट टू सी एवरी स्टूडेंट इन माय ग्रुप। और जिसको भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग लेनी है वो हमें कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साथ ही में वन मोर थिंग, you can join our telegram channel. You can join our telegram channel if you want to stay updated with the recent updates. तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, ठीक है। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हम आपसे MCQs पूछेंगे, आपने उसका आंसर देना है। एंड यू हैव टू टेल मी एट द एंड हाउ मच यू हैव स्कोर्ड, कितना स्कोर आपका आया है। एटलीस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट। कोई भी किसी को नहीं जानता, कोई भी किसी को जज नहीं कर रहा है। तो if you will answer the MCQs, if you will tell your score in the comment section, then you will be able to judge how much you are prepared and कितनी आपको प्रिपरेशन करने की नीड है, कितनी आपको और ज्यादा जरूरत है कि आपको एफर्ट्स डालने हैं। तो आपको बेसिकली अपनी असेसमेंट, आपकी असेसमेंट होगी इससे बेसिकली, ठीक है। तो जल्दी से इसे अटेम्प्ट करना है आपने। जो नहीं समझ आता आपको, फिर से मैं बोल रही हूँ, यू हैव टू आस्क मी योर डाउट्स एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, ठीक है। जहां भी डाउट है आप पूछ सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट MCQ, दैट इज योर assertion and reasoning MCQ। तो assertion क्या है? गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज इज डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्या जो गुड्स ओनर विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, उसे डेबिट किया जाता है ड्रॉइंग्स अकाउंट में?
रीजन क्या दिया हुआ है इस एजर्शन का, इस स्टेटमेंट का, कि ड्राइंग्स क्या करती है, रिड्यूस कर देती है कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर की कैपिटल को रिड्यूस कर देती है। कैपिटल मतलब इक्विटी, प्रोप्राइटर की इक्विटी को रिड्यूस कर देती है, टोटल क्लेम को रिड्यूस कर देती है, ओनरशिप को रिड्यूस कर देती है। क्या ऐसा होता है? टेल मी द राइट आंसर। तो ऑप्शंस क्या है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Both A and R are true, but R is not the correct explanation. A is true, but R is false. A is false, but R is true. So tell me, क्या इसका आंसर होगा? जो गुड्स विड्रॉ करते हैं ओनर पर्सनल यूज के लिए, उसे कौन से अकाउंट में डेबिट किया जाता है और कौन से अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, ये बताना है आपको। तो गुड्स जब ओनर विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, यही एंट्री होती है कि नहीं होती? तो अब ये डेबिट कौन से अकाउंट में किया है, मतलब डेबिट साइड कौन सा अकाउंट आ रहा है? ड्रॉइंग्स अकाउंट आ रहा है। तो इट मींस दिस स्टेटमेंट इज 100% करेक्ट। ठीक है, कि मतलब ड्रॉइंग्स अकाउंट में ही डेबिट किया जाता है। और अगर आता गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज आर क्रेडिटेड टू लिखा होता ड्रॉइंग्स अकाउंट, तो ये एंट्री, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती, क्योंकि क्रेडिट किस में करते हैं? क्रेडिट साइड पे क्या, कौन सा अकाउंट होता है क्रेडिट? परचेजेस अकाउंट। तो गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज आर क्रेडिटेड टू परचेजेस अकाउंट एंड डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब ड्रॉइंग्स अकाउंट में डेबिट क्यों करते हैं? क्योंकि ड्राइंग्स जब भी होती हैं तो कैपिटल प्रोप्राइटर की रिड्यूस हो जाती है, ओनर की कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। सो दिस रीजन इज ऑल्सो वेरी वेरी करेक्ट। तो इट मीन्स आपका आंसर क्या है? ए इज योर राइट आंसर, कि जब भी गुड्स ओनर विड्रॉ करता है उसे डेबिट करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट में। और क्यों करते हैं? क्योंकि इससे कैपिटल प्रोप्राइटर की कम हो जाती है, इक्विटी प्रोप्राइटर की कम हो जाती है। ये एंट्री हमने समझी भी हुई है अपनी क्लासेस में, जर्नल एंट्री की क्लासेस में हमने ये एंट्री समझी है। तो जिसको भी डाउट है वो क्लासेस, जर्नल एंट्री की क्लासेस वॉच आउट करो। और जिसको भी मैराथन सेशन चाहिए जर्नल एंट्रीज का, कंप्लीट 1 मैराथन सेशन चाहिए जर्नल एंट्रीज का, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, आई विल कम अप विद दैट ऑल्सो। राइट, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू हैव टू अटेम्प्ट। फ्रेंड्स, goods worth 10,000 taken by the owner for personal use were originally purchased on credit. करेक्ट जर्नल एंट्री बतानी है कि गुड्स जो हैं 10,000 के ओनर ने पर्सनल यूज के लिए लिए बिजनेस से, जिसको ओरिजिनली कैसे परचेज किया था? क्रेडिट पे, मतलब उधार पे परचेज किया था। तो क्या एंट्री होगी इसकी? क्या एंट्री होगी इसकी? तो क्या एंट्री होगी इसकी? अब आप सोचोगे कि मैम यहाँ क्रेडिट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट लिखा हुआ है। तो हाँ, यहाँ पे तो फिर इसका मतलब क्रेडिट उधार का आना चाहिए, आइदर डेटर्स और क्रेडिटर्स आना चाहिए। तो क्या ये आएगा? क्या ये आएगा कि नहीं आएगा? तो लेट्स सी कि आएगा कि ये या नहीं आएगा। तो जब भी आपको बोला होगा, नॉर्मली अगर गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट होता, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट होता, तो क्या एंट्री आनी थी? क्या जर्नल एंट्री आनी थी? परचेजेस अकाउंट आपके डेबिट होने थे टू क्रेडिटर्स अकाउंट, यही होनी थी ना। तो क्रेडिटर्स आपके बन जाने थे, गुड्स परचेज किया तो आपको पैसा, अब आपने पैसा देना था क्रेडिटर्स को जिनसे लिए हैं अपने गुड्स। बट ये तो हुआ एक पार्ट, पर इस क्वेश्चन में बोला क्या है? गुड्स वर्थ 10,000 टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब ड्रॉइंग्स है, ठीक है, ड्रॉइंग्स हुई है। अब आपने ये थोड़ी देखना है कि ओरिजिनली क्रेडिट पे परचेज किया है या आपने कैश पे परचेज किया है। ये आपका कंसर्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, जिसमें हमने क्या समझा था? ओनर और बिजनेस दोनों
अलग अलग हैं, दोनों सेम नहीं है। क्या पढ़ा है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में? बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग होते हैं। बिजनेस की लाइबिलिटीज बिजनेस की होती हैं, ओनर की लाइबिलिटीज ओनर की होती है। मतलब जो क्रेडिट पे अगर सामान लिया है वो बिजनेस ने लिया है, पर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल रहा है, तो गुड्स निकाल रहा है, तो वो ड्रॉइंग्स होंगी। एंट्री विल बी सेम, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि गुड्स विड्रॉ किए हैं तो परचेजेस होंगे, और ड्रॉइंग्स क्या है? ओनर ने पैसा निकाला है। इसमें ड्रॉइंग्स टू क्रेडिटर्स नहीं आएंगे, ठीक है? इसमें ड्रॉइंग्स टू क्रेडिटर्स नहीं आएंगे। क्या आप सोचोगे क्रेडिटर को पैसा देना है तो, पर दैट इज नॉट योर कंसर्न, क्योंकि ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग होती है, दोनों सेम नहीं है। इसीलिए नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि अगर क्रेडिट पे लिया है ओनर का उससे कोई कंसर्न नहीं है, ऑल दो ओनर का ही कंसर्न है, बट फॉर द टाइम बिंग जर्नल एंट्री के लिए ओनर उससे रिलेट नहीं करेगा कि क्रेडिट पे लिया है या कैश पे लिया है। उसने बस विड्रॉ किए हैं गुड्स पर्सनल यूज के लिए, तो वो ड्रॉइंग्स हो जाएगी, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, क्योंकि गुड्स विड्रॉ हुए हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गुड्स आउट हुए हैं बिजनेस से तो परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है? और ड्राइंग्स हमारी डेबिट हो जाएंगी, क्योंकि ये इससे क्या होता है, हमारी अभी हमने ऊपर पढ़ा इक्विटी कम हो जाती है, दैट्स व्हाई। आई होप दिस एंट्री इज क्लियर टू यू। नाउ you have to attempt the third question. Try to answer this question. The statement says, what is the assertion? Outstanding expenses are debited to expense account. क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं एक्सपेंस अकाउंट में? रीजन क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होती हैं दे रिलेट टू दी करंट अकाउंटिंग पीरियड, हमारी करंट अकाउंटिंग पीरियड से ये रिलेट करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट। टेल मी what will be its right answer? Both A and R are true and R is the correct explanation. Both A and R are true, but R is not the correct explanation. A is true, R is false. A is false, R is true. So क्या आंसर होगा इसका? So the answer will be A. A is the right answer. क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं एक्सपेंस अकाउंट में, ठीक है? क्या जर्नल एंट्री होती है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। क्यों डेबिट करते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सपेंस अकाउंट को क्या किया? डेबिट किया ना, तो डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट ही होगा। अगर क्रेडिटेड होता तो क्या आना था? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट आना था। अब एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं वो हमारे करंट पीरियड से, करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है? तो बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. जिसको भी समझ नहीं आ रहा है दोस्तों, वो एक बार हमारी जर्नल एंट्रीज जो हमने कवर की हैं 80 एंट्रीज, उसमें वो जाके वीडियो वॉच आउट करो, सब क्लियर हो जाएगा आपको, राइट? नाउ ट्राई टू आंसर द फोर्थ assertion रीजनिंग क्वेश्चन। यू कैन सी हमने कॉम्प्लेक्स पैटर्न पे ही क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, फ्रेम हो सकते हैं, वैसे ही हमने फ्रेम किए हैं। हो सकता है assertion से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए। assertion मींस ये स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन बन जाए, रीजन से भी क्वेश्चन बन सकता है, assertion रीजन से भी क्वेश्चन बन सकता है। एनी हाउ क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होंगे, आइदर कोई स्टेटमेंट पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है? तो बेसिस यही रहेगा। चलो आंसर करो। स्टेटमेंट है क्लोजिंग स्टॉक इज क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्या क्लोजिंग स्टॉक को हम क्रेडिट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में? तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है? हमने पढ़ी थी, बहुत डिटेल में समझी थी हमने। क्लोजिंग स्टॉक इज ट्रीटेड एज एन एसेट। क्लोजिंग स्टॉक को क्या हम एसेट ट्रीट करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्या इसका आंसर होगा? You have to tell both A and R are true and R is the correct explanation. Both A and R are true, but R is not the correct explanation. A is true, R is false. A is false, R is true. Tell me the right answer. So the right answer is B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. तो reason doesn't explain the assertion, statement को सही से explain नहीं कर रहा है, although reason is correct, assertion is correct.
दोनों अपने एंड पे सही है, टर्म्स स्टेटमेंट्स दोनों सही है, बट जो असर्शन हमसे स्टेटमेंट पूछी है उसका रीजन सही नहीं है। गॉट इट? तो क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा क्रेडिट किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, यही होती है। हमने समझा है क्यों ट्रेडिंग में करते हैं, क्यों इसको हम क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट किया जाता है कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। जब भी आप एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो ना, ट्रेडिंग अकाउंट आपका इस तरह से दिखता है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, और यहाँ पे क्या लिखते हो? क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो। तो ये डेबिट होती है, ये क्रेडिट होती है। ठीक है, और वैसे भी जर्नल एंट्री में ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्रेडिट साइड ही लिखते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता है। हमें क्या निकालना होता है? ग्रॉस प्रॉफिट हमें असर्टेन करना होता है। साथ ही में हमें परचेजेस को एडजस्ट करना होता है कि हमने जो परचेजेस किए हैं उनको हमें एडजस्ट करना होता है। इसीलिए हम क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हमारा डेबिट हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्रेडिट होता है। हमें पता चलता है कि क्या असली में हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, जिसने भी प्रीवियस क्लास वॉच आउट करी होगी अकाउंटिंग इक्वेशन की, हमने उसमें प्रॉफिट असर्टन किया था कि नहीं किया था? फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था डिस्कस, उसमें हमने प्रॉफिट असर्टेन किया था, कैलकुलेट किया था प्रॉफिट। कैसे किया था? क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करके। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक में से जब हमने ओपनिंग स्टॉक माइनस किया तो हमें पता चला कितना प्रॉफिट है। वही चीज है, हम क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें पता चलेगा कितना ग्रॉस प्रॉफिट है। दैट इज वाई क्लोजिंग स्टॉक को हम क्रेडिट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ऑल्दो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हम उसको एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट ही होता है, ये तो पता ही है आपको। क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट होता है। क्यों? क्योंकि ये अनसोल्ड स्टॉक होता है, यहां से हमें क्या आनी होती है? इनकम आनी होती है। ये स्टेटमेंट अपने एंड पर बिल्कुल करेक्ट है, बट रीजन ये एक्सप्लेन नहीं कर रही। दैट इज वाई बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ट्रू हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर जो है, रीजन जो है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। Getting my point? That is why the answer is B. I hope this doubt is clear to you. Now try to answer the fifth question. This is again the assertion reasoning question. Try to answer it. Bad debts written off are debited to bad debts account. Bad debts represent a loss to the business. Bad debts जो written off करे जाते हैं, write off करे जाते हैं, उन्हें डेबिट किया जाता है बैड डेट्स अकाउंट में। बैड डेट्स रिप्रेजेंट लॉस टू द बिजनेस, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको बताना है मुझे बैड डेट्स रिटर्न ऑफ की जर्नल एंट्री क्या होती है। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री ऑफ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ को हम डेबिट करते हैं बैड डेट्स अकाउंट में। क्यों डेबिट करते हैं? क्योंकि ये लॉस होता है बिजनेस के लिए। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? लॉस रिप्रेजेंट करता है। सो द आंसर विल बी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, बैड डेट्स जो होते हैं वो क्या होता है? वो अमाउंट होती है जो इरिकवरेबल होती है। ठीक है, फ्रॉम द डेटर। तो ये डेबिट ही होंगे ना, क्योंकि लॉस है। दैट इज वाई इसे हम डेबिट करते हैं बैड डेट्स अकाउंट में। ठीक है, so assertion is also correct, reason is also correct. Now try to attempt the question number 6. The assertion says wages paid for the construction of building are debited to wages account. Reason क्या बोला है? All wages are revenue expenditure. What will be its right answer? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सॉल्व करो। Wages paid for the construction of building are debited to wages account. All wages are revenue expenditure. So the right answer is D. A is false. A is false. R is true.
मैम वेजेस पेड है तो ये तो वेजेस अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, क्योंकि वेजेस जो है वो नॉमिनल हमारा अकाउंट होता है, वो नॉमिनल अकाउंट है, और ये हमारे एक्सपेंस है तो डेबिट होना चाहिए, यही आपने बताया है। बिल्कुल सही। बट यू हैव टू कीप इन माइंड वन थिंग, वेजेस आपने पे किसके लिए की है? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने वेजेस पे करी हैं। स्पेसिफिक फोकस किस पे जा रहा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो क्या बना आपका? एसेट बना। कौन सा एसेट बना? बिल्डिंग। तो कहां पे डेबिट किया जाएगा? बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, ना कि वेजेस अकाउंट में। गेट इट? समझ आया ये पॉइंट कि वेजेस आपने पे करी है, यहाँ पे वेजेस की नेचर क्या हो गई? यहाँ पे वेजेस की नेचर कैपिटल एक्सपेंडिचर हुई है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं हुई है। ठीक है, हेयर द वेजेस रिप्रेजेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग करी है। ठीक है, वेजेस पे करी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, आपका एसेट क्रिएट हुआ है, तो एसेट बनेगा ना आपका बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, स्पेसिफिक किसके लिए? बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, इसीलिए डेबिट कहां करा जाएगा? बिल्डिंग अकाउंट में, ना कि वेजेस अकाउंट में। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। रीजन क्या बोला हुआ है? ऑल वेजेस आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्कुल, ये तो करेक्ट ही है, ऑल वेजेस हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है, नॉर्मली हमारी वेजेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होती हैं। ठीक है, तभी तो हम उसे डेबिट करते हैं। बट हेयर यहाँ पे स्पेसिफिक नेचर बता रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए वेजेस पे करी हैं। ठीक है, तो जैसे इंस्टॉलेशन पे करी है आपने मशीनरी की, ठीक है, मशीनरी परचेज की, उस पे इंस्टॉलेशन की, तो हम मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ही करते थे ना। तो वैसे ही वेजेस पे करी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट को ही हम डेबिट करेंगे, वेजेस को नहीं करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। सो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, क्योंकि वेजेस हमारी नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होती हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Now try to answer the next question. Interest on capital is debited to profit and loss account. Interest on capital is an expense for the business. Tell me, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप प्रिपेयर करते हो तो जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो कहां पे शो करते हो आप? वो कहां पे शो करते हो? डेबिट साइड पे ही शो करते हो। जब आप बुक्स को क्लोज करते हो तो कहां पे आ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या करते हो? उसे डेबिट करते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। फिर एंट्री आपकी इस टाइप से होती है। गॉट इट और नॉट? तो फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करते हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप डेबिट करते हो कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जब आपका अकाउंटिंग पीरियड खत्म होना होता है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताते हो, तो उसमें आप क्या करते हो? डेबिट साइड शो करते हो, रिप्रेजेंट करते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। ठीक है, क्योंकि आपकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पड़ा है। ठीक है, तो आपकी कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट पड़ा है तो आप उसे डेबिट साइड पे शो करते हो, क्योंकि ये क्या होता है? एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए। ये क्या होता है? एक्सपेंस होता है, क्योंकि कैपिटल क्या है? जो मनी ओनर ने इन्वेस्ट किया, तो लाइबिलिटी है ना बिजनेस के लिए। तो लाइबिलिटी पे आपको इंटरेस्ट पड़ रहा है तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या हुआ? ये एक्सपेंस हुआ। दैट इज वाई इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि वो एक्सपेंस होता है। तो आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ ट्राई टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन. Cash withdrawn from bank for office use affects only asset account. It is a contra entry. तो 8 का क्या आंसर होगा? जो कैश विड्रॉ करते हो बैंक से फॉर ऑफिस यूज के लिए, वो क्या सिर्फ एसेट्स अकाउंट को ही इफेक्ट करता है? हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो बोला है कि जब आप कैश विड्रॉ करते हो बैंक से, क्या सिर्फ एसेट अकाउंट ही इफेक्ट होता है, कैपिटल और लाइबिलिटीज पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता? रीजन क्या बोला हुआ है? बिकॉज इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, दैट इज वाई। तो क्या इसका आंसर होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू. सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए.
बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्योंकि जब आप कैश विड्रॉ करते हो बैंक से तो क्या होता है, कैश आपने विड्रॉ किया बैंक से तो कैश आपका इंक्रीज हो गया, बैंक आपका डिक्रीज हो गया। बोथ आर योर एसेट्स, तो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये इफेक्ट करती है ओनली एसेट्स अकाउंट को ही, हमारी कैपिटल लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। और कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ये हमारी क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कैश बुक में ये हमारी कौन सी एंट्री आती है, कॉन्ट्रा एंट्री आती है। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जो सिर्फ एसेट्स को ही इंपैक्ट करती है। मींस कि आपका क्या रहता है, नील ही इफेक्ट रहता है। सपोज अगर आपने आपके पर्सनल एसेट्स में ना कुछ इंक्रीज होता है ना कुछ डिक्रीज होता है। ठीक है, जैसे आपने कैश विड्रॉ किया बैंक से, ठीक है, अब पहले कैश आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया तो क्या आपके पास कैश था, आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, बस आपने उसकी नेचर चेंज कर ली। क्या किया, नेचर चेंज कर ली। ऑल्दो ना आपका एसेट बढ़ा ना आपका एसेट कम हुआ। ठीक है, वैसे ही जब आपने कैश विड्रॉ करवाया बैंक से तो अब आपके पास कैश आ गया और बैंक बैलेंस कम हो गया, तो ऑल्दो ये क्या रहा, नेचर इसकी बदली, बट एसेट आपका उतना का उतना ही रहा। दैट इज वाई इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ठीक है, कि हमारा एसेट उतना ही रहता है, बस नेचर चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री कैसी होती है, जैसे कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ ट्राई टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ एसेट, सो व्हाट विल बी इट्स राइट आंसर। डेप्रिसिएशन क्या हम क्रेडिट करते हैं एसेट अकाउंट में, और डेप्रिसिएशन हमारे एसेट की वैल्यू रिड्यूस कर देती है। दैट इज वाई इसे हम क्रेडिट करते हैं एसेट अकाउंट में। सो द राइट आंसर इज ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये हमारी एंट्री होती है, बिल्कुल होती है। क्यों एसेट अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि हमारी एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। दैट इज वाई एसेट की वैल्यू कम होती है तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर एसेट की वैल्यू कम हो तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Purchase of machinery on credit increases both asset and liabilities. Every credit purchase affects only one side of the accounting equation. So what will be its right answer? इन्होंने बोला है कि जब आप मशीनरी परचेज करते हो क्रेडिट पे तो एसेट्स भी इंक्रीज होते हैं, लाइबिलिटीज भी इंक्रीज होती है। क्या होती हैं, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। जब आपने मशीनरी परचेज की तो आपके पास क्या आई, मशीनरी आई ना, मशीनरी मतलब आपका एसेट बना, बिल्कुल बना। पर क्रेडिट पे परचेज की है तो क्या बनी, लाइबिलिटीज भी बनी, मतलब क्रेडिटर्स भी बन गए आपके पास। तो ये स्टेटमेंट इज टोटली करेक्ट क्योंकि बोथ एसेट्स भी इंक्रीज हुए, हमारे पास मशीनरी भी आई, मशीनरी हमारी इंक्रीज हो गई। नहीं मतलब अगर पहले नहीं थी तो हमारे पास मशीनरी आ गई तो एसेट इंक्रीज हुआ ना। पहले हमारे पास नहीं थी, अब हमारे पास वो चीज आ गई तो हमारा एसेट इंक्रीज हो गया और लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हो गई हमारी। रीजन क्या बोला है, एवरी क्रेडिट परचेज इफेक्ट ओनली वन साइड ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या एक ही साइड इफेक्ट हुआ है, क्या एसेट्स पे ही सिर्फ इफेक्ट हुआ, पर हम देख पा रहे हैं कि लाइबिलिटीज पर भी इफेक्ट हुआ है, तो ये रीजन टोटली रॉन्ग है। सो द आंसर इज, व्हाट विल बी इट्स आंसर, सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये असर्शन तो बिल्कुल सही है बट रीजन ही हमारा फॉल्स है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Now try to answer the next question. Outstanding expense increases liabilities and decreases capital. जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं क्या वो लाइबिलिटीज को इंक्रीज करते हैं और कैपिटल को डिक्रीज करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिलेट टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड। Outstanding expense relate to the current accounting period. So tell me its right answer. So the right answer to this question is B. Both A and R are true. A भी true है, R भी true है, but R is not the correct explanation. ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से क्या होता है, आउटस्टैंडिंग है ना, हमारी लाइबिलिटीज तो इंक्रीज होंगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि अमाउंट ड्यू है, देने वाली है, अभी हमें पैसा देना है तो हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई। ठीक है, साथ ही में हमारी क्या होती है, कैपिटल भी डिक्रीज होती है।
साथ ही में हमारी क्या होती है, कैपिटल भी डिक्रीज होती है, क्योंकि ये एक्सपेंस होता है एक टाइप से जो हमारा देने वाला होता है। ठीक है, तो हमारी क्या हो गई, कैपिटल भी डिक्रीज हो गई। तो हमें बोला क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिलेट टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड, ये रीजन बोला है। तो नहीं, सिर्फ ये रीजन नहीं होता, हमारी जो कैपिटल डिक्रीज होती है वो इस वजह से थोड़ी डिक्रीज होती है कि करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट हो रहा है, वो इसलिए डिक्रीज होती है क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस होता है ना, ये हमारा खर्चा होता है, इसलिए डिक्रीज होती है। गॉट इट? तो ऐसे तो ठीक है, ये रीजन बिल्कुल ठीक है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिलेट टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड। यस, आउटस्टैंडिंग हमारे एक्सपेंसेस रिलेट करते हैं टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड, बट इस स्टेटमेंट में, इस असर्शन के अकॉर्डिंग ये रीजन सही नहीं है। ऑल्दो दिस रीजन, दिस स्टेटमेंट सेपरेटली, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बट इस असर्शन को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे, क्योंकि एसेट, क्योंकि हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज या हमारी कैपिटल जो डिक्रीज होती है, दोनों का रीजन ये नहीं है कि क्योंकि ये करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करते हैं इसीलिए होता है, नहीं। क्योंकि हमारी जो कैपिटल डिक्रीज होती है वो इसीलिए होती है, क्यों होती है, क्योंकि ये एक्सपेंस है, दैट इज वाई हमारी कैपिटल डिक्रीज हो रही है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो जो पीरियड है ना, अकाउंटिंग पीरियड, वो क्या एक्सप्लेन करता है, अकाउंटिंग पीरियड एक्सप्लेन करता है व्हाई वी रिकॉर्ड द एक्सपेंस, हमने क्यों एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया है। ठीक है, बट एक्सपेंस का नेचर कैसा है या एक्सपेंस हुआ है, बेसिकली वो बताता है कि वाई कैपिटल डिक्रीजेस, कैपिटल क्यों डिक्रीज हुआ है। ठीक है, कि हमने एक्रूअल कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, एक्रूअल कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि वाई एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड नाउ। एक्रूअल कॉन्सेप्ट में क्या था कि हम एक्सपेंस को उस टाइम रिकॉर्ड क्यों करते हैं। ठीक है, तो हमारा कैपिटल डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि ये एक्सपेंस होता है, इसकी नेचर क्या है, एक्सपेंस है, दैट इज वाई कैपिटल इज डिक्रीज्ड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Now, assertion, closing stock is shown on the credit side of the trading account. Closing stock represent unsold goods at the end of the year. क्या ये रीजन सही है? अभी हमने इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया था। Tell me the right answer. So the answer is B. Both statements are correct. पर ये अपने एंड पे करेक्ट है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, बट रीजन जो है स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, जो आपकी स्टेटमेंट है उसका एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं दे पा रहा। ठीक है, ऑल्दो रीजन इज, जो रीजन में स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, पर रीजन सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो क्यों क्रेडिट साइड पे करते हैं, क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट सर्टेन करना होता है, हमें परचेजेस को एडजस्ट करना होता है। तो ऐसे तो क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट करता ही अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, बट ये सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज एन इनकम फॉर बिजनेस। टेल मी, ये मैंने बताया हुआ है आपको। सो द आंसर इज ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है वो हम क्रेडिट करते हैं कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस में, वो क्रेडिट साइड पे शो होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हेयर दिस साइड पे हम क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि ये इनकम होती है, ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब ओनर ने पैसा निकाला है, ओनर को अब इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है, तो क्या होगा, बिजनेस के लिए इनकम हो गई, दैट इज वाई। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Now try to answer the next question. Closing stock 40,000 journal entry. Now a very easy question. Closing stock की क्या journal entry होगी? Closing stock account debit to trading account. ठीक है, this will be its journal entry. अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बहुत बार एक्सप्लेन कर दी है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 10,000, कैश विड्रॉ किया है आपने पर्सनल यूज के लिए 10,000, क्या एंट्री होगी, ड्रॉइंग्स टू कैश, ड्रॉइंग्स टू बैंक, क्या होगी, बैंक टू ड्रॉइंग्स, देखो क्या होगी। सो द राइट आंसर इज बी, ड्रॉइंग्स टू बैंक, क्योंकि बैंक से विड्रॉ की है। ठीक है, क्योंकि बैंक से विड्रॉ की है तो आंसर क्या होगा, ड्रॉइंग्स टू बैंक। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर। कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कमीशन ड्यू है बट नॉट रिसीव नहीं हुई 2500, मतलब आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, क्या है, आउटस्टैंडिंग है, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया।
2500 आउटस्टैंडिंग है, तो क्या एंट्री होगी? कोई भी चीज हमारी आउटस्टैंडिंग होती है तो वो हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट 2500। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अभी हमने ऊपर समझा भी है। परचेज ऑफ फर्नीचर 30,000 बाय चेक रॉन्गली डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। परचेज ऑफ फर्नीचर 30,000 का फर्नीचर परचेज किया चेक के थ्रू, उसे रॉन्गली डेबिट कहाँ पे कर दिया? परचेजेस अकाउंट में। मतलब गलती से एंट्री क्या बना दी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक चेक के थ्रू परचेज किया ना। ऑल दो फर्नीचर परचेज किया है तो परचेजेस थोड़ी होंगे, क्या होंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री होनी थी हमारी, रियल एंट्री हमारी ये होनी थी, बट हमने गलती से एंट्री क्या कर दी? ये वाली कर दी। अब इसको सही तो करना पड़ेगा ना, तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? सही एंट्री क्या करोगे? अब बैंक बैंक तो कट जाएगा ना। अब हमने क्या करना है? परचेजेस को क्या करना है? नील खाते में लाना है। नील खाता मतलब परचेजेस को जीरो करना है, क्योंकि अगर एक साइड पे अगर हमको क्या क्या होता है रूल, अगर सपोज एक साइड पे हमने डेबिट किया, अगर हम दूसरी साइड पे क्रेडिट करेंगे तो परचेजेस हमारी क्या होंगी? जीरो होंगी ना। तो क्या एंट्री होगी? यहां हमने डेबिट किया है तो नेक्स्ट एंट्री हम क्या पास करेंगे कि हमारी परचेजेस जीरो आ जाए? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, यही करेंगे। मतलब आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या आंसर होगा? ए आंसर होगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमारा फर्नीचर आना था। क्या आना था? एसेट फर्नीचर आना था। ये तो हमारा आया ही नहीं। हमारा फर्नीचर क्या होना था? डेबिट होना था। ये तो आपको पता ही है, हमारा फर्नीचर डेबिट होना था। अब परचेजेस हमारी यहाँ पे डेबिट हो गई हैं, अब हमें परचेजेस को जीरो शो करना है ना। अगर 30,000 की हमने परचेजेस बता दी हैं, अब पर हमारी 30,000 की परचेजेस थोड़ी हुई है, हमारा स्टॉक थोड़ी 30,000 का आया है, तो अब हमें 30,000 कम करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? अगर डेबिट किया है तो क्रेडिट करेंगे, अगर क्रेडिट किया होता तो डेबिट करते, पर हमने यहाँ क्या किया है? डेबिट किया है। तो नेक्स्ट एंट्री हमें इसको सही कैसे करेंगे? हम जब क्रेडिट करेंगे तो हमारा क्या होगा? हम परचेजेस को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। 30,000 यहाँ क्रेडिट करेंगे और यहाँ भी 30,000 डेबिट है, तो ये नील हो जाएगा, हो जाएगा, नील हो जाएगा, जीरो बैलेंस आ जाएगा हमारा परचेजेस का। और फर्नीचर हमारा ऐड हो गया। इट मीन्स फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक तो हमारे पास रहा ही ना, परचेजेस हमारी नील हो गई। गॉट इट? समझ आया? तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, वेरी गुड एंट्री। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री क्या होगी? टेल मी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री क्या होगी? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री क्या होती है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। वेरी, बहुत बार समझाया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नो। तो इंटरेस्ट ड्राइंग्स को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि ये इनकम होती है बिजनेस के लिए। गुड्स सेंड टू ब्रांच, 20,000 के गुड्स आपने ब्रांच में भेजे एट कॉस्ट प्लस 25%। 25% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट में 25% आपने ऐड करके क्या भेजे? गुड्स ब्रांच में भेजे। जर्नल एंट्री क्या होगी? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, क्या होगी एंट्री? तो यस, तो द राइट आंसर विल बी सी, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ब्रांच को भेजी है। ठीक है, तो ब्रांच को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, और क्या भेजे? गुड्स भेजे। पैसे कितने आएंगे? 25,000 आएंगे, क्योंकि 25% प्रॉफिट है, तो 5,000 आपका प्रॉफिट हो गया, तो 20,000 प्लस 5,000 25,000 आ जाएगा। तो गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ये आपकी होगी क्या? जर्नल एंट्री। Now try to answer the next question. Salary paid 18,000 including advance salary. Advance salary मतलब प्रीपेड। तो प्रीपेड क्या होता है? आपका एसेट होता है। तो एसेट आपका इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो सैलरी पे किया, एक्सपेंस हुआ, तो क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट, एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, टोटल सैलरी कितनी थी आपकी? 18,000 की थी। एडवांस कितनी दे दी? 3,000 दे दी। सैलरी अकाउंट में कितना डेबिट करोगे? 15,000 करोगे।
ठीक है, क्योंकि टोटल सैलरी पे कितनी की, कैश कितना पे किया, 18,000 का पे किया, 3,000 एडवांस था और 15,000 आप पे करोगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। इस एंट्री को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री या कॉम्पोजिट एंट्री। आउटस्टैंडिंग वेजेस रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जर्नल एंट्री। वेजेस आउटस्टैंडिंग है रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो क्या एंट्री होगी इसकी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। अब हमें पता है आउटस्टैंडिंग तो हमारा क्रेडिट ही होता है, तो ये सी हमारा कट गया, और वेजेस अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट ये भी हमारा कट गया, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है तो क्रेडिट ही होगा। तो क्रेडिट साइड हमारी दो आइटम्स हमें आ रही हैं, दो बार हमें आउटस्टैंडिंग शो हो रहा है, तो या तो आइदर आंसर ए होगा या तो आइदर आंसर बी होगा। तो क्या इसका आंसर होगा, सो इसका आंसर होगा बी। सो द राइट आंसर इज बी। ऊपर भी समझाया, नेचर क्या दिया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। आउटस्टैंडिंग पे वेजेस पे करी थी आपने किसके रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के। ठीक है, तो हमने बिल्डिंग अकाउंट को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, क्योंकि बिल्डिंग के रिलेटेड आपका क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है। ठीक है, आपका एसेट क्या बना, बिल्डिंग बना। ठीक है, क्या बना एसेट आपका, बिल्डिंग बना, इसीलिए आपने बिल्डिंग अकाउंट को क्या किया, डेबिट कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो हम यहां तक ही आपके रखेंगे एमसीक्यूज, बाकी एमसीक्यूज हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जिसको भी कोई डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो कांटेक्ट करके 7006864055 पर, और साथ में जिसको भी एनरोल होना है फीमेल सुपरवाइजर के कोर्स में, ठीक है, जेकेपी कांस्टेबल के कोर्स में आपको एनरोल होना है, जेकेएसएसबी FAA के कोर्स में आपको अगर एनरोल होना है, बहुत ही नॉमिनल फीस है, ग्रुप में आपको ऐड होना है तो जल्दी से हो जाओ। आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू इन माय ग्रुप, तो जल्दी से ऐड हो जाओ, जल्दी से अपने आप को एनरोल करवा लो, बहुत ही ज्यादा नॉमिनल फीस है। सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं फिर से क्लास में।